This conference will now be recorded. आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली बारकोड डिजाइनिंग के प्योर डिजाइनिंग के बारे में सेशन रहेगा। बारकोड का जो कंसेप्ट है वो मैंने लास्ट एक वीडियो में बनाया भी था और वेबिनार में बताया भी था कि कितने टाइप के बारकोड होते हैं कैसे कैसे। लेकिन आज का जो सेशन है वो प्योरली बारकोड डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में है। बारकोड डिजाइन करते वक्त बेसिकली बिजी के सॉफ्टवेयर में दो टाइप के रिक्वायरमेंट होती है और प्रिंटिंग भी दो टाइप की होती है, एक कंटिन्यूअस रोल और एक A4 साइज पेपर जो कट शीट पे आता है। जो कट शीट पेपर पे आता है वो एक ब्रांडेड कंपनी है नोवाजेट की। वहां पे बहुत सारे पेपर अलग अलग स्टिकर के साइज में मिल जाते हैं। वो आप लेजर प्रिंटर पे यूटिलाइज करने के लिए परचेज कर सकते हैं। नोवाजेट का पेपर उसमें सब अलग अलग स्टिकर की साइज अलग अलग तरीके से मिल जाती है। अब और कंटिन्यूअस रोल जो थर्मल प्रिंटर होता है, स्पेशली जो बारकोड प्रिंटर्स होते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है बारकोड प्रिंटर और रिसिट प्रिंटर दोनों डिफरेंट चीजें जो होती हैं। रिसिट प्रिंटर बारकोड प्रिंटर नहीं हो सकता और बारकोड प्रिंटर रिसिट प्रिंटर नहीं हो सकता। जो रिसिट प्रिंटर होता है केवल वो इनवॉइस प्रिंटिंग के पर्पज में काम आता है। लेकिन बारकोड प्रिंटर में एक स्पेशली फीचर्स होता है जो गैप सेंस करने का प्रोविजन होता है। दो स्टिकर के बीच में गैप वो स्कैन स्कैन करके सेंस करता है और प्रिंटिंग हमेशा स्टिकर पे ही स्टार्ट करता है। तो ये बारकोड प्रिंटर में इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है वो बारकोड के स्टिकर के गैप को सेंस करना। बारकोड प्रिंटर में अगर कभी कभी वो गैप सेंस नहीं कर रहा है या गैप सेंस कर रहा है या पेपर पे प्रिंट आउट नहीं आ रहा है तो बारकोड प्रिंटर को कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। बारकोड प्रिंटर को कैलिब्रेट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल फीड बटन को प्रेस करना है और वो ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो जाता है। कभी भी बारकोड प्रिंटर में एक बार पेपर जाम हो जाए, जाम होने के बाद पेपर को आपने ठीक किया, ओपन करके खोला, लगाया बारकोड को, उसके बाद आपको एक बार फीड बटन दबा के कैलिब्रेट करना पड़ेगा। फीड बटन दबा के कैलिब्रेट आप करते हो तो वो पेपर क्या है इसे एक बार सेंस करके वो पीछे जाके आगे आ जाता है। डॉटमेटिक्स प्रिंटर में भी फीड बटन होता है। आप उसमें अगर फीड बटन दबाओगे पेपर एक बार पीछे जाएगा फिर अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। तो उसमें भी सिस्टम ऐसे ही होता है डॉटमेटिक्स प्रिंटर में। इसमें भी फीड बटन दबाओगे तो अपना एडजस्टमेंट ऊपर नीचे अपने हिसाब से वो कर लेता है। अब इस ये तो हमारा टॉपिक ये हो गया। अभी हम आज के टॉपिक पे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बारकोड की कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या क्या करनी रहती है बारकोड कॉन्फ़िगर करते वक्त। बारकोड की वैल्यू जो पिक करनी है हमने बिजी में दोनों ही ऑप्शन दिया है, एक्सेल से बारकोड प्रिंट करना और बिजी से बारकोड प्रिंट करना, दोनों ही ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। तो हम एक्सेल से नहीं जाएंगे आज के प्रैक्टिकल में, बिजी से कैसे प्रिंट करना है वही देखेंगे। और एक्सेल वाला अभी तक मेरे हिसाब से कोई अगर यूज करता होगा तो एक अलग बात है, कोई यूज नहीं करता। बारकोड टाइप, सीट टाइप, स्केल मोड, ये सारी चीजें देखेंगे। पेपर कितने टाइप के होते हैं, उसको टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन कैसे सेट करते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं हम उस पर डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताएंगे। टाइप ऑफ डेटा फील्ड एंड वैल्यू ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग ए टॉप लेफ्ट हाइट एंड विड्थ, मूविंग फील्ड यूजिंग माउस एंड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, फील्ड का फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट साइज और अलाइनमेंट कैसे चेंज करना है, फील्ड इनकोडिंग एंड मल्टीप्लायर क्या होता है, गैप एनालिसिस फॉर A4 साइज जिसमें प्रॉब्लम आता है ऑटो रिजेक्ट होता है या धीरे धीरे स्टिकर को डाउन लेते हुए जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है।
प्रिंटर कैलिब्रेशन रिक्वायर आफ्टर पेपर जॉब, वो जैसे हमने बताया था। बारकोड कॉपी एंड पेस्ट कंपनी टू कंपनी, बारकोड को कॉपी करके एक कंपनी में से दूसरे कंपनी में पेस्ट करने के लिए कैसे उसको कॉपी पेस्ट करते हैं वो देखेंगे। फिर एक ऑप्शन ये है प्रिंटिंग बारकोड फ्रॉम वेरियस ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन बारकोड में दिए हैं उसमें से अगर कुछ पेंडिंग रहेगा तो वो फिर हम देखेंगे। अभी हमें एग्जाम्पल जो लेना है, ये दो टाइप के एग्जाम्पल हमें लेने हैं। प्लेन पेपर के लिए, कट शीट के लिए हम लेंगे 3x8 का स्टिकर, 24 स्टिकर है। साइज भी नीचे दिया हुआ है mm में, तो मेजरमेंट हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, mm में लेना है या इंचेज में लेना। ऐसे ही कंटिन्यूअस रोल अगर हमें देखना है तो कंटिन्यूअस रोल का भी हमने एक ऑप्शन दे दिया है, वो भी चेक करेंगे कैसे करते हैं। अब हम इस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, अभी बिजी के सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे। इस कंपनी में हम एक आइटम मास्टर बना लेते हैं कोई भी। यहाँ पे हमने आइटम बना लिया। यहाँ पे अगर हमारे पैरामीटर सीरियल नंबर इनेबल नहीं है तो यहाँ पे एलाइज डालना बहुत मैंडेटरी है, कि जब तक आप एलाइज नहीं डालोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। एलाइज बारकोड का जो एड ऑन है वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं, मैनुअल भी डाल सकते हैं, और कस्टम वैलिडेशन के थ्रू अगर जनरेट करना है, आप चाहते हैं आइटम ऐड करें इंटर मारे तो यहाँ पे एलाइज ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो कस्टम वैलिडेशन कस्टमाइजेशन का पार्ट है, तो वो भी करवा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे ब्रिटानिया बिस्किट 500 करके डाल दिया। जीएसटी वगैरह एक अलग पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से सेव कर दिया, ये आइटम हो गया। अब हमारा मेन मोटो था बारकोड डिजाइनिंग का। बारकोड डिजाइनिंग हमें कैसे करना है, हम आइटम बारकोड डिजाइन यहाँ पे आते हैं। सर जी आवाज आ रही है? हेलो। सर बिल्कुल आ रही है आवाज। ठीक है, किसी को नहीं आ रही थी इसलिए मैंने फिर से पूछा। ठीक है जी। अब अगर हम बारकोड डिजाइन करते हैं तो सबसे हम पहले कट शीट पे ध्यान देते हैं, जो प्रेजेंटेशन में हमने कट शीट का बताया है। जो 24 स्टिकर है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, उसको कैसे डिजाइन करने हैं, कैसे मेजर करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल पे क्लिक किया। हमने देख लिया हमारे पेपर जो है हमारा कट शीट है, A4 साइज का पेपर है, उसके ऊपर बारकोड डिजाइन करना। तो सबसे पहले बारकोड डिजाइन करने के लिए हम कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया फॉर्मेट ऐड करेंगे जो कट शीट के लिए होगा। कट शीट जो प्रिंटर होता है दैट मीन्स A4 साइज पेपर, वो आपके लेजर प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हो, इंकजेट पे भी कर सकते हो, लेकिन इंकजेट पे कभी कभी इंक उसकी शेड हो जाती है, फैल जाती है, जिसके वजह से वो काफ़ी दिक्कत होता है। तो लेजर प्रिंटर पे तो काफ़ी अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे नाम डाल दिया 3x8 A4, ये हमने डिजाइन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे सबसे पहले ऊपर आता है बिजी डेटा से लेना है या एक्सेल के डेटा से लेना है। अब हम यहाँ पे एक्सेल डेटा पे ना जाते हुए बिजी डेटा पे ही जाएंगे, क्योंकि एक्सेल की डेटा से बहुत ही कम यूटिलाइजेशन होता है, तो हम एक्सेल डेटा पे नहीं जाते हैं।
बारकोड टाइप है, यहाँ पे आइटम ओनली कंपोजिट है। अगर आप फीचर्स इनेबल करेंगे, पैरामीटर, सीरियल नंबर वगैरह, तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे आपको, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ नहीं है तो हमने आइटम ओनली कर लिया। फिर सेलेक्ट सीट टाइप। सीट टाइप में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, कस्टम और प्री डिफाइन। अगर आप प्री डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिया था 3x8, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में थे और 8 वर्टिकल लाइन में थे, तो 3x8 24 स्टिकर। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम ये सिलेक्ट करेंगे, सारी स्टिकर की साइज ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे 34 64 दिखा रहा, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 34 64 ही है। फर्क इतना है, एक में 0.5 mm का फर्क है, एक में 0.1 mm का फर्क। तो वर्टिकली जो रहता है वो नहीं चलता है, हॉरिजॉन्टली में अगर 0.5 mm का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली 0.5 mm का फर्क है, तो ये मतलब साइज जो बिजी में डिफाइन है ये ऑलरेडी टेस्टेड है। तो आप मैक्सिमम अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो प्री डिफाइन फॉर्मेट यूटिलाइज करें। इसमें मल्टीपल फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर आप इसको देखेंगे, सबसे फर्स्ट अल्फाबेट जो होता वर्ड होता है A4ST, या A4ST का मतलब A4 सीट, मतलब A4 की सीट वाली पेपर्स है। 24 मतलब 24 स्टिकर है। 100 मतलब एक बॉक्स में 100 सीट आती है। मतलब इन्होंने वो जो बॉक्स आता है उसका एब्रीविएशन ही डाल दिया। A4 की सीट है, 24 स्टिकर है और एक बॉक्स में 100 सीट आएगी। इसी तरह से देखो ये ऊपर वाला है, इसमें 21 स्टिकर है। एंटर करोगे तो ये बताएगा आपको कैसे 21 स्टिकर है, तो ये बताएगा 3/7, हॉरिजॉन्टल में 3 है, वर्टिकल में 7 है। तो इसमें से आप कोई भी चेक करना चाहें तो ऐसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये 36 है, 3/12। ऐसे ही जो मैक्सिमम है 84 स्टिकर्स है, 4/21। तो जो भी स्टिकर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं 24 वाले पे। हमने ये 24 ले लिया। अब जब हमने 24 ले लिया, mm ले लिया, तो ऑलमोस्ट जो ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर्स आते हैं उसमें आपको कोई सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय डिफॉल्ट ये इनबिल्ट ही सेंस कर लेता सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप ये देखोगे इसमें एक गैप है। अब ये गैप कौन सा है? अब इसमें हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप, ये वर्टिकल दिख रहा है लेकिन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गैप। अगर हम माउस से ये चीज बताएं यहाँ पे, और एक बार ड्राइंग टूल ले लेते हैं यहाँ से। ये जो एरिया है लाइन वर्टिकल है, लेकिन इसको हम ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गैप। हॉरिजॉन्टल गैप कैसे है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल को इफेक्ट कर रही है, स्टिकर को थोड़ा थोड़ा राइट में मूव कर रही है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल गैप है। तो वर्टिकल, अगर आपको ऐसे वर्टिकल गैप दिखेगा वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल अगर गैप दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली लाइन में गैप दिख रहा है, तो फिर उसको वर्टिकल गैप बोलेंगे। अब यहाँ पे अब हम बिजी में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन लेबल आपने देख लिया है, 1 mm डाला हुआ है।
नॉर्मली जो गैप होता है वो 2.5 mm का होता है, लेकिन इसमें कुछ कम है। अगर इसमें हम अगर आपको दिखाएं तो किसी किसी में आपको 2.5 वगैरह मिल जाएगा। सब में एक ही जैसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें में आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, ये बिजी में डिफॉल्ट है। इन केस कोई कस्टम पेपर है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ लेबल, ये वाला तो एक लाइन में कितने स्टिकर्स हैं, फिर वर्टिकली कितने स्टिकर्स हैं, फिर ये सारे स्टिकर होने के बाद फिर आपको यहाँ पे टॉप मार्जिन डालनी रहती है। टॉप मार्जिन आप तब डाल सकते हो जब एक बार आप प्रिंट आउट दे देते हो। एक बार स्टिकर पे आपने A4 साइज पे प्रिंट निकाल लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि मैटर को अपने को डाउन कितना करना है, कितना mm डाउन करना है। क्योंकि अगर हमारा अभी मेजरमेंट ऑफ यूनिट हमारा mm है, मिलीमीटर है, तो एक प्रिंट निकालने के बाद आपको ये मेजर करना है कि जो भी मैटर प्रिंटेड है उसको कितना mm और डाउन कर दूं तो स्टिकर पे प्रॉपर सेट हो जाए। तो जितना भी mm आपको डाउन करना है उतना आपको टॉप मार्जिन में प्लस करना है। जैसे आपके स्टिकर पर प्रिंट आ गया, आपको ऐसा लगता है कि मुझे 5 mm और नीचे आ जाएगा तो अपना मैटर पूरा परफेक्ट आ जाएगा। तो मैटर को नीचे लेने के लिए आपको टॉप मार्जिन को इंक्रीज करना है, उतने ही mm से इंक्रीज करना है, उतने ही डिस्टेंस से इंक्रीज करना है जितना आपको डाउन लेना है। तो एग्जांपल हमने बताया 9 mm को 5 mm प्लस कर देंगे तो 14 mm हो जाएगा। उस तरह से आपको कर लेना है। ये थ्योरेटिकल है आपको समझने के लिए। बाकी अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो ये लेफ्ट मार्जिन है। लेफ्ट मार्जिन बेसिकली यूटिलाइज होता है मैटर को लेफ्ट और राइट करने के लिए। अगर आपका प्रिंटिंग आपको लेफ्ट साइड में आ रहा है या राइट साइड में ज़्यादा आ रहा है तो लेफ्ट मार्जिन को प्लस माइनस करके आप उसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। अब जैसे आपका मैटर लेफ्ट राइट साइड में जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि 5 mm लेफ्ट में ले लें तो परफेक्ट स्टिकर पे प्रिंट आउट आएगा। तो आपको प्रिंटिंग मैटर को जो प्रिंट हो रहा है उसको लेफ्ट में लेना है, तो इसका मतलब लेफ्ट मार्जिन रिड्यूस होगा, लेफ्ट मार्जिन कम होगा। तो 5 mm अगर हमें लेफ्ट में लेना है तो यहाँ पे जो आ जाएगा 7.5 माइनस 5 मतलब 2.5 mm आ जाएगा। वही चीज अगर हमें राइट में लेना रहता है तो वो चीज प्लस हो जाती है। बाकी इसको भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा थोड़ी चीजें। ये लेबल हाइट और विड्थ ये तो बाय डिफॉल्ट आ गई। अगर आपको प्लस माइनस कस्टम करना है तो कर सकते हैं अगर लेबल मैच नहीं हो रहा तो। हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप भी जैसे हमने बताया कि किसको हॉरिजॉन्टल गैप बोलते हैं, किसको वर्टिकल गैप बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको गैप को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है कॉन्फ़िगर लेबल। कॉन्फ़िगर लेबल करते हैं तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ ही जाती हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि इसको हमें कैसे लेना है, लेफ्ट में राइट में, वो सारी चीजें। तो जैसे ये कंपनी है, कंपनी को हमें थोड़ा ऊपर लेना है। अब थोड़ा ऊपर लेने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ऐसे करके, ऐसे करके, लेकिन आपको एरर दिख जाएगा, कंट्रोल शुड नॉट मूव आउटसाइड ऑफ ग्रिड। उस पर्पज के लिए आपको एकदम टच करता है ऊपर, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड में हर एक कंपोनेंट का 4 चीजें फिक्स दी होती हैं, टॉप, लेफ्ट, हाइट एंड विड्थ।
तो अगर टॉप में आपको टच करना है तो आप यहाँ पे 0 करेंगे। 0 करने का मतलब ये हो गया कि ये टॉप में एकदम टच हो जाएगा। ये देखिए, लेफ्ट टच कर देंगे तो लेफ्ट टच हो जाएगा। अभी जैसे आप यहाँ पे अभी इसको हम इसको टच करेंगे माउस से तो ऐसा ऐसा लेके जाएंगे, और या टच करने की कोशिश भी करेंगे, थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर हुआ तो आपको टच नहीं करने देगा। प्लस माइनस रहेगा तो चलेगा, प्लस आप नहीं कर सकते हो। ये देखो, इस तरह से कंट्रोल्स को अगर आपको लेफ्ट और टॉप पे करना है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 0 कर देंगे। 0 करने का मतलब लेफ्ट मार्जिन 0 हो गई, मतलब लेफ्ट साइड से पूरा वो टच हो जाएगा। अब आपको राइट में भी टच करना है, तो राइट में टच करने के लिए आपको विड्थ यूटिलाइज होगा। विड्थ हमने यहाँ पे कितनी दी है, ये सब न्यूमेरिकल मैनेजमेंट में बता रहा हूँ अभी। ड्रैग एंड ड्रॉप को अगर यूटिलाइज नहीं करना है, आपको विड्थ फिक्स रखनी है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं और फिर बोलते हैं मतलब ये कंपोनेंट बड़ा है, छोटा है, थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो उस चीज के लिए आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अगर यूटिलाइज करते हैं तो आपका स्टिकर का प्रिंट आउट परफेक्ट आएगा। अभी यहाँ पे लेबल की विड्थ 64 है, तो आप क्या करेंगे, विड्थ को यहाँ पे 64 डाल देते हैं। अभी कितनी है यहाँ पे 51 है, एक बार हम 64 डाल के देखते हैं, एकदम टच टू टच हो गया। अब हाइट आपको मैनेजेबल है, आपको कम करना है, ज्यादा करना है, जैसा करना कर लो। हमने 7 की हाइट दे दी, टॉप लेफ्ट टॉप 0 कर दिया, लेफ्ट 0 कर दिया, विड्थ फुल कर दिया। हमारा स्टिकर जितने mm का था कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई कर दिया। ये चीजें आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बहुत ही मुश्किल होती हैं, आप नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं फॉन्ट पे। आप अब यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही चीजें दी हैं। आप हॉरिजॉन्टली यूज करो, वर्टिकल जो यूज होता है वो एक एग्जांपल देके मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पे इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टली रखता हूँ। अलाइनमेंट इसका क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट सेंटर है, सेंटर ही रहने दो, आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर बॉक्स बनानी है तो बॉक्स इस तरह से बना सकते हो, बॉक्स ड्रा हो जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा। इसमें अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये कलर ले लिया, लेकिन ये टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। फॉन्ट भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास फॉन्ट छोटा है, एरियल ब्लैक, एरियल ले लो, नहीं तो टाइम्स ले लेते हैं, बोल्ड, जो भी साइज है वो डाल दो यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगता है। फॉन्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो जो भी आपको इंस्टॉल करना है वो भी इंस्टॉल करके आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे डाल दो आप। ये आपका हमने ये डिजाइनिंग जो बताई है, ये हमने न्यूमेरिकल और टेक्स्ट को कैसे अलाइन करते हैं वो चीजें यहाँ पे बताई हैं। ये तो हो गया अलाइनमेंट का पार्ट। अगर हमें इसमें कोई न्यू कंट्रोल ऐड करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कंट्रोल पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, या ऐड कंट्रोल पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे
वैसे यहाँ पे एक कंट्रोल आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे, अब वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर हम ये वाला है, ये इसके बैक एंड में चला गया, हम इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको नीचे ले लेते हैं। तो आपको कोई न्यू फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड कंट्रोल करके आप डाल सकते हैं। अब ये कंट्रोल हमने ली है, ये कंट्रोल में हमें ऐड क्या करना है, आपको जो भी ऐड करना है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। सबसे ऊपर है बारकोड, अगर आपको वहां पे बारकोड प्रिंट करना है तो आप बारकोड ले सकते हैं, क्यूआर कोड प्रिंट करना है तो क्यूआर कोड भी ले सकते हैं। स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, स्पेस अगर स्क्वायर में आ रहा है तो आप क्यूआर कोड भी ले सकते हो। और क्यूआर कोड के स्कैनर भी थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो मतलब सब में अवेलेबिलिटी नहीं होती हर एक स्कैनर में क्यूआर कोड स्कैन करने की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हो। सामने वाले पास बारकोड स्कैनर है, क्यूआर कोड स्कैनर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरा होता है डेटा फील्ड, जैसे इनवाइट डिजाइनिंग में हम यूज करते हैं तो सारे फील्ड वहां पे आते हैं ड्रॉप डाउन में, जो भी आप फील्ड सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से आप कोई भी फील्ड डेटा फील्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कौन सा फील्ड यूटिलाइज करना है। ऐसे ये बारकोड लोगे तो बारकोड के लिए यहाँ पे फील्ड आ जाएगी क्या लेना है, क्यूआर कोड लोगे क्यूआर कोड के लिए फील्ड आ जाएगी। चलो ये क्यूआर कोड में ही मैं डाल देता हूँ, ये ऑटोमेटिक स्क्वायर में भी हो गए, और यहाँ पे हमने क्यूआर कोड डाल दिया। एक दूसरा कंट्रोल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब ये कंट्रोल पे हम कुछ और डाल देते हैं। जैसे हमें प्लेन टेक्स्ट डालना है, हम प्लेन टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। आपकी कभी कभी हमें रुपीज का सिंबल प्रिंट करना रहता है, हम क्या बोलते हैं वो फोरडियन फॉन्ट वाला यूज कर लेंगे यहाँ से, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। इसमें हमने इंस्टॉल है या नहीं है वो देख लेता हूँ, आ गया। साइज क्या देनी है, 8 की दे दी, तो ये फॉन्ट आ गया। तो आपको जो भी कुछ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ये अमाउंट है, अमाउंट आगे, हेलो, अब ये रुपीज का सिंबल, सर ये रुपीज का सिंबल कैसे लिया? आपके पास जहां पे एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है उसके लेफ्ट साइड में एक होता है एपोस्ट्रोफी, उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ये वाला साइन अगर अच्छा, यहाँ पे प्रिंट करेंगे और फॉन्ट रुपीज फोरडियन डालेंगे तो आ जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है जी। तो ये रुपीज का फॉन्ट भी अगर आपको कहीं डालना है तो डाल सकते हो। अब जब मैटर बहुत सारे होते हैं तो लोगों की डिमांड ये होती है कि इसको आप एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में ही रखें सारी चीजें। अब जैसे ये एमआरपी है, हमने समझो यहाँ पे डाल दी। अब एमआरपी का लेफ्ट हमने यहाँ पे 2 रख दिया और हाइट हमने 5 कर दी या 4 mm कर दी।
तो ये लेफ्ट और टॉप फिक्स हो गया। आपके दूसरे जितने भी कंट्रोल होंगे वो ऐसे ही डालते जाओ। अब इसका यहाँ पे टॉप देखोगे 8 है, 8 इसका टॉप हो गया और हाइट होगी 4। आप दूसरा कंट्रोल ऐड करोगे, कहीं पे भी रख लो, अब वही कैलकुलेशन लगा दो। टॉप 8 और 4 12 हो गया, लेफ्ट 2 हो जाएगा, हाइट 4 रखी थी, इसकी विड्थ कितनी है उतनी विड्थ रख दो। विड्थ भी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 21 है, और यहाँ पे भी हम 21 विड्थ डाल देते हैं। सब चीज सेम सेम हो गई। अब यहाँ पे जो भी आपको डालना है डेटा फील्ड डाल। फॉन्ट वगैरह चेक करना है, दोनों का सेम ही फॉन्ट है। अलाइनमेंट वगैरह देखना है तो अलाइनमेंट वगैरह भी उसके हिसाब से सेट कर लो। अभी तो बाय डिफॉल्ट सेंटर था, हमने लेफ्ट में कर दिया। तो इस तरह से आप ऐसे तीसरे चौथे पांचवे जितने भी कंट्रोल ऐड करोगे, आपको एक फॉर्मूला इस तरह से बता दिया कि आप उसको अलाइनमेंट बराबर ढंग से कर सकते हो। 1 mm आधा mm लेफ्ट राइट जाएगा ही नहीं आपका। हाँ ये है कि जैसे अभी कोलन है, कोलन ज्यादा जा रहा है तो फिर आपको उसके लिए मल्टीपल अलग अलग कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे। पहले एमआरपी डालो, उसको राइट अलाइनमेंट करो, फिर कोलन एमआरपी के अंदर ही कोलन डाल दो टेक्स्ट। अभी इसको अगर हमें बराबर अलाइनमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरपी निकाल देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो गया। अब ये एमआरपी खाली डेटा फील्ड है तो इसको हम अलाइनमेंट राइट ले लेंगे, या लेफ्ट में रहेगा तो भी चलेगा। अब इसका जो टॉप है, टॉप जो है यहाँ पे सॉरी लेफ्ट जो है 2 दिख रहा है, तो इसको हम 10 mm आगे ले लेते हैं। लेफ्ट 12 कर दिया और इसको भी 12 कर दिया, छोटा हो गया। अब एक कंट्रोल हम यहाँ पे एमआरपी और डाल देते हैं। ये हमने कॉपी किया, ऐसे नहीं आएगा लेकिन हम उसी तरह उसी फॉर्मूला से यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे टॉप 8 है, लेफ्ट 12 है, तो हम इसको टॉप पहले सेट करेंगे 8, लेफ्ट 2, हाइट 4 और ये 10। अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पे हम डाल देंगे एमआरपी और अलाइनमेंट लेंगे, लेकिन ले लेंगे राइट। अब ये परफेक्ट आ जाएगा आपका। मतलब ये सिस्टम ऐसा हो गया कि कोलन के सामने कोलन ही आएगा आपको। आपका नीचे का करके मैं चाहिए तो प्रीव्यू दिखा दूंगा आपको। ये टॉप ये हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, अब एक कंट्रोल और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सेल प्राइस लिख देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट हो गया। टॉप हमने वहां पे 12 लेना था, लेफ्ट 2 लेना था, हाइट 4 लेनी थी, ये 10 लेना था। अलाइनमेंट राइट रहेगा और फिर यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया।
अब ये इस तरह से हो गया, इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे जो चीजें बराबर नहीं आ रही हैं, अब यहाँ पे हमने ये नहीं हटाया है, ये भी हटा देते हैं। ये अब इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाना, कम पड़ जाए ज़्यादा पड़ जाए, वो एक अलग बात है। यहाँ पे 12 है तो हम 15 कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बारकोड है, बारकोड आइटम नेम से नहीं, हमेशा एलआई से प्रिंट होता है, ये हमने एलआई से लिया। अब हम इसको बारकोड को प्रिंट करते हैं, कैसे आता है। अब बारकोड को प्रिंट करने के लिए एक तो यहाँ पे ही हमारे पास ऑप्शन होता है आइटम मास्टर से प्रिंट कर लें। हमने आइटम ही एक ही बनाया है, ऑल आइटम एक, वन आइटम लेंगे, दोनों में एक ही चीज होती है। आप यहाँ पे देखेंगे एमआरपी और सेल प्राइस के जो कोलन है तो वो साथ में ही आ रहे हैं। साथ में आने मतलब अलाइनमेंट परफेक्ट है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, एकदम ऊपर नीचे ही है। तो ये चीज हमने इसके लिए बताया, कभी कभी आप अलाइनमेंट करते हैं तो कोलन ऊपर नीचे नहीं आता है, वो अलाइनमेंट करने के लिए हमने न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट के लिए आपको बताया। अब हम फिर से बारकोड डिजाइनिंग में जाते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं कैसे करेंगे। ये यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें कभी कभी ये होता है कि जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज करते वक्त हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है परचेज प्राइस को प्रिंट करने के लिए, लेकिन इनकोड करके प्रिंट करना रहता है। तो वो चीज अगर हमें करना है तो एक कंट्रोल हमें ऐड करते हैं यहाँ पे। तो अब ये हमने ऐड किया तो यहाँ पे हम डाल देंगे डेटा फील्ड। डेटा फील्ड में आपको लेना है ट्रांज प्राइस, और यहाँ पे कैप्शन अगर कुछ नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल फील्ड में आपको दो चीजें एडिशनल मिल जाएंगी, अप्लाई इनकोडिंग, अप्लाई फिल्टर, अप्लाई मल्टीप्लायर। जब हम अप्लाई इनकोडिंग करते हैं, यस, तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इनकोडिंग कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। इनकोडिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास रिटेल में कोई प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा होता है, और वो बारकोड को देखते हुए किसी सेल्समैन को ये समझाना हो कि भैया इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्टिंग है, ये बारकोड पे इस तरह से लिखा हुआ, आप समझ लेना। उसके ऊपर अपने को 50 रुपये 100 रुपये अगर मिल जाता है तो निकाल देना। इस तरह से अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो फिर आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट बारकोड के लेवल पे प्रिंट। इनकोडिंग इनकोडिंग हमेशा अल्फाबेट में होती है, या स्पेशल अल्फाबेट भी यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करते हैं। बहुत सारे कोड होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एक डाल देते हैं ब्लैक, ये हम कोडिंग डाल रहे हैं ब्लैक हॉर्स। ये ब्लैक हॉर्स करके कोडिंग डाल दिया, ब्लैक हॉर्स। बी मतलब 1, एल मतलब 2, ए मतलब 3, सी मतलब 4, के मतलब 5, एच मतलब 6, ओ मतलब 7, आर मतलब 8, एस मतलब 9।
और यहाँ पे अगर डेसिमल प्लेसेस आपको हटाना है तो यहाँ पे 0 पर। अब इसकी इनकोडिंग हमने यहाँ पे कर दी है। अगर इसकी कॉस्टिंग हमें प्रिंट करवानी है तो ये चीज प्रिंट करने के लिए हमें वाउचर से जाना पड़ेगा। तो वाउचर को हमें डालने के लिए सबसे हम एक बिल डाल देते हैं। इसमें हमने प्राइस डाल दिया समझो 101 रुपए या 1 2 3, जो भी आपको डालना है, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज अगर हमें बारकोड से भी प्रिंट करनी है तो वहां से भी कर सकते हैं। परचेज से डायरेक्ट या सेव करते हो प्रिंट करनी है तो वहां से भी कर सकते हैं। ये हम यहाँ से कर रहे हैं अभी परचेज से। 26 कॉपी है, F2 किया और यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो BLE लिख के आ रहा है। ब्लैक 1 2 3 4 5 B फॉर 1, मतलब फर्स्ट डिजिट 1 हो गया। यल BL ब्लैक है, BL का मतलब 2 हो गया, मतलब 1 2 हो गया। ई सबसे लास्ट है तो ये 0 हो गया। तो ये 120 रुपीज यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो सेल्समैन को ये दिखा सकते हैं भैया इसकी कॉस्टिंग 120 है, आप इसको समझ लेना, ये अपना कोड है ब्लैक टाइगर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को बताने के लिए, या ओनर, ऐसा बोलो ओनर सेल्समैन को ही नहीं बताना चाहता अपनी खरीदी इतने की आती है, तो उस केस में क्या करें? तो ओनर हमेशा ये चाहता है कि हम इस पे 20% ओवरहेड डाल के बताएं। 20% ओवरहेड डाल के का मतलब लाइट है, फैन है, वगैरह वगैरह, जितने में खरीदेंगे उतने में बेचेंगे तो क्या मिलेगा? ओवरहेड अपने को डालना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दिया है मल्टीप्लायर। जिस पे अगर हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे तो ये मल्टीप्लायर का ऑप्शन है, यहाँ पे इंटर करना है और कितने से मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1.2, तो ये 1.2 का मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 20% ऐड हो जाएगा। अब इसकी एक्चुअल परचेज प्राइस 120 है, इस पे 20% ऐड करेंगे। 20% होता है कितना है? 12 इंटू 2 24, तो 120 प्लस 24 144। 144 का कोड क्या बनेगा? ब्लैक के हिसाब से ए आएगा, BLACK आएगा। तो इसका जो कोड बनेगा 1BCC बनेगा। हम वो भी एक बार दिखा देते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा है BCC। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आ गया। अब हम मान लेते हैं कि हमारा बारकोड डिजाइनिंग का ऑप्शन ये आपने सब समझ लिया है, फिर भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये आता है, सब कुछ डिजाइन होने के बाद लोग ये बोलते हैं कि पेपर पूरा इजेक्ट हो जा रहा है, 4 पेज का प्रिंट आउट है, पहला पेज निकल जाता है और फिर कंटिन्यूअस खाली ब्लैंक पेपर ही निकलता है। मतलब पहला बरोबर आता है और उसके बाद सब
कंटिन्यूअस पेपर इजेक्ट करने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है उसको सफिशिएंट बॉटम मार्जिन नहीं मिल रही है, जिसके वजह से वो बॉटम को सेंस नहीं कर पा रहा है और पेपर पहले ही प्रिंटिंग में ही इजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए वो कंटिन्यूअस निकालता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाली लाइन की जो प्रिंटिंग है वो कम करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने 3/8 दिया है, तो उसके जगह पे आपको 3/7 देना है। लास्ट वाली लाइन को, लास्ट वाले बारकोड को नहीं प्रिंट कराना है, लास्ट वाली लाइन के बारकोड को। तो ये प्रॉब्लम आपका इजेक्शन का सॉल्व हो जाएगा अगर आपके मल्टीपल पेजेस इजेक्ट हो रहे हैं। इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, आपने नंबर ऑफ स्टिकर्स कम कर दिए जितने भी लास्ट लाइन में थे। दूसरा सॉल्यूशन ये है, अगर बॉटम में सफिशिएंट गैप आपके पास है तो स्टिकर को एक बार चेक कर लो। अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ले सकते हो तो एक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके देखिए। नहीं तो मेन चीज यही होती है, आप बॉटम साइड स्टिकर के प्रिंटिंग के एरिया को थोड़ा कम करें। टॉप में प्रिंट करें, बॉटम में आपका 5 सेंटीमीटर ब्लैंक रखें, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बॉटम अगर टच करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पेज कंटिन्यूअस इजेक्ट करने लगे और फिर आपको लास्ट की लाइन हटानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, यहाँ पे हमने दो मेथड बताए हैं अगर पेपर कंटिन्यूअस इजेक्ट हो रहा है। पहला मेथड ये है कि लास्ट वाली लाइन में जितने भी स्टिकर हैं, लास्ट वाली लाइन को ना प्रिंट किया जाए, लास्ट वाले स्टिकर की लाइन को ना प्रिंट किया जाए। तो जैसे 3/8 है तो उसको 3/7 कर दो। अगर 4/11 है तो 4/10 कर दो। तो वर्टिकल लाइन में जितनी भी लाइन है उसमें एक लाइन कम कर दो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इमीडिएट। दूसरी चीज ये है, स्टिकर के बॉटम में 5 mm तक कोई प्रिंटिंग नहीं करो, तो भी वो शायद हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम स्टिकर प्रिंट करते हैं A4 साइज के पेपर पे तो कभी कभी हमें ये दिक्कत आती है कि स्टिकर पे जो मैटर प्रिंट होता है स्लाइटली डाउन 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 धीरे धीरे बढ़ता जाता है, या धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ खिसकता रहता है। उस केस में थोड़ा प्रिकॉशन बेस पे काम करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। आपको स्लाइटली 0.1 mm प्लस माइनस करके देखना पड़ता है कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर माइनर है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। समझो स्टिकर पे आपके पास वर्टिकली 10 स्टिकर हैं, आपने पूरा पेज प्रिंट कर लिया, आपने ये देख लिया ऊपर वाला स्टिकर परफेक्ट आ रहा है और लास्ट वाली लाइन का जो स्टिकर्स है वो 5 mm ऊपर जा रहा है। कितना mm ऊपर जा रहा है नीचे वाला? 5 mm। अब 5 mm मैटर जब ऊपर खिसक रहा है 10वें स्टिकर पे, तो इसका मतलब 5 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टिकर। नंबर ऑफ स्टिकर 10 है वर्टिकली। सर स्क्रीन रुका हुआ है क्या? स्क्रीन रुकी हुई है जी जी। क्योंकि ये मैं थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ उसको कैसे मैनेज करते हैं। स्क्रीन कंटिन्यू वही है। अब जैसे हमने बताया कि आपका जो मैटर है 10वें स्टिकर पे 5 mm ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 5 mm मैटर ऊपर प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको वो 5 mm डाउन करना है 10th स्टिकर पे। लास्ट वाले स्टिकर पे जब भी प्रिंट होगा तो 5 mm डाउन करना है क्योंकि वो ऊपर गया हुआ है। तो आपको एक स्टिकर के ऊपर अगर 1 mm का डिफरेंस देंगे तो 10वें स्टिकर पे जाके 10 mm का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 1 mm डाउन होता चला जाएगा। तो आपको वहां पे 0.5 mm का
डिफरेंस डालना है। 0.5 mm डालेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला स्टिकर 0.5 mm जाएगा, सेकंड वाला स्टिकर 1 mm जाएगा, थर्ड वाला 1.5 जाएगा। तो इसके अलावा 0.5 इंक्रीमेंटल होता रहेगा और 10वें स्टिकर पे डायरेक्ट 5 mm आपको मिल जाएगी। तो आपको मतलब कैलकुलेशन बेस पे जाना है तो लास्ट वाले स्टिकर पे देख लो और पहले वाले से कंपेयर कर लो कितना mm अप एंड डाउन करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टिकर वर्टिकल में कितने हैं उससे डिवाइड करके जितना भी mm आता है उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस कर दो। तो ये स्टिकर आपका A4 साइज पे परफेक्ट आ जाएगा, एक ही सिंगल कैलकुलेशन में वो फिट हो जाएगा। नहीं तो पेपर बहुत वेस्ट जाते हैं A4 साइज में, ये चौथे लाइन का बरोबर नहीं आता, 8वें लाइन पे दिक्कत आ रही है, 10वें लाइन पे दिक्कत आ रही है। तो ये क्या होता है कि जब लेजर प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो वो मेजरमेंट उसमें गैप सेंसिंग नहीं होती है, थर्मल प्रिंटर बारकोड प्रिंटर जैसे उसमें तो जस्ट पेपर डाल दिया, वो प्रिंट करते करते आगे खिसकता रहेगा। ये हो गया आपका लेजर प्रिंटर का मेथड। अब लेजर प्रिंटर के लिए किसी के पास अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कंटिन्यूअस रोल वाले पे आते हैं। कंटिन्यूअस रोल वाले में भी डिजाइनिंग तो यही ही रहती है, बस उसमें थोड़ी चीजें और भी होती हैं वो मैं बता दूंगा। तो हम अभी कंटिन्यूअस रोल वाले भी आते। जी सर कुछ पूछना है? सर जी जी। सर इसमें जो है बारकोड का विड्थ कमी ज्यादा करने से क्या ये होता है, इफेक्ट होता है बारकोड लाइंस? बारकोड की विड्थ कम ज्यादा करने से कुछ नहीं होता है, इसकी विड्थ फिक्स होती है और जितना भी आप नंबर टेक्स्ट या अल्फाबेट जितना ज्यादा रहेगा बारकोड उतना बड़ा आएगा और जितना कम रहेगा उतना छोटा हो जाएगा अपने। विड्थ से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बड़ा करना है तो वो विड्थ बढ़ जाता है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, अभी किसी में खाली ABC प्रिंट किया तो छोटा बारकोड आएगा, साइज वही रहने दो। और किसी में अगर आपने ABCDEFGHIJK दे दिया तो वो बारकोड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बारकोड की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है नंबर ऑफ अल्फाबेट के हिसाब से। सर जी उसको लेकिन फिक्स करना हो तो? फिक्स नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहती है, वही तो बता रहा हूँ। क्योंकि उसका जब बारकोड का लेबल का साइज छोटा आएगा और उसका जो नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना तो वो बारकोड लेबल के बाहर चला जाता है। बिल्कुल सही है, इसके लिए तो हम एलाइस यूज करते हैं और बोलते हैं कि एक दो अल्फाबेट एलियास की बात करते हैं, जब सुपर स्टोर में जाते हैं ना तो वो 10 से 15 डिजिट का उसका स्टैंडर्ड बारकोड आता है और उसके ऊपर उसके बारकोड की साइज जो है लेवल उसकी विड्थ जो है वो कम होती है, तो उस टाइम पे वो बारकोड जो है वो बाहर निकल जाता है। हाँ स्टिकर के बाहर भी चला जाता होगा। हाँ तो उसका कोई प्रॉपर वे हम उसको फिक्स कर भाई इतना ही प्रिंटिंग करना चाहिए, जैसे हम उसको कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं वैसे कुछ हो सकता है। उसमें बारकोड की जो विड्थ है वो मिनिमम रख दो, 8 कर दो तो शायद हो जाए, नहीं तो QR कोड में लेके आ जाओ उनको। लेकिन हर बार क्या QR कोड का स्कैनर नहीं होता है ना? हाँ वही QR कोड का स्कैनर नहीं होता तो ये भी एक दिक्कत होती है। अब एक बार ये भी देख देते हैं वर्टिकल वगैरह कैसे काम करता है, वो भी बता देते हैं तो वो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और एक चीज और एक छोटा सा क्वेरी है कि ये बारकोड वर्टिकल होता है तो दूसरे और कोई जो डेटा फील्ड है वो नहीं होती है? डेटा फील्ड नहीं होती ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सिर्फ बारकोड जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी उसका अप्लाई रोटेशन हो जाएगा, लेकिन जैसे मुझे कंपनी नेम करना है या MRP मुझे रोटेशन पे लाना हो तो वहाँ पे वो जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है। नहीं नहीं वो रोटेशन आपके काम का नहीं रहता, वो टेक्स्ट को रोटेट नहीं करता बल्कि वो अल्फाबेट को खाली रोटेट कर देता है। लेकिन कई जगह पे रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे पास जो कंपनी नेम है वो मुझे रोटेशन में चाहिए, यानी राइट हैंड साइड पे प्रिंटिंग होके आना चाहिए।
वो भी एक बार अपने ओर से फीडबैक डाल दीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल, एक बार इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया दिवाली ऑफर। अब ये दिवाली ऑफर है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन दिया हुआ है। वर्टिकल अगर करेंगे तो अल्फाबेट वैसे ही है, देखो यहाँ पे खाली इस तरह से आ गया ये। तो इस तरह से अगर करना है तो ये प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट को वर्टिकल हमने कर दिया। कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है हॉरिजॉन्टल। नहीं, हॉरिजॉन्टल तो रहता ही है, ये वर्टिकल की बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेम टू सेम है, खाली अल्फाबेट को ये ऊपर नीचे कर दिया इसने। अब एक चीज ये हो गई, इसमें एक ऑप्शन और भी होता है, ओरिएंटेशन, अप्लाई रोटेशन। ये बारकोड में आता है क्या आपको? ये जैसे बारकोड है, ये बारकोड में रोटेशन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये 90 कर लिया हमने। अब 90 कर दिया तो इसका मतलब ये बारकोड इस तरह से दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा, देखिए रिव्यू में। इसको हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दिया। एक बार हम इसको देख लेते हैं ये कैसे आ रहा है। अच्छा, ये आइटम एलाइस 1 पे चला गया, इसलिए वो प्रिंट में नहीं आ रहा था। ये हमने सेव कर दिया और फिर यहाँ से हमने प्रिंट में दे दिया। आप यहाँ पे देखेंगे ये बारकोड इस तरह से प्रिंट हो जाएगा वर्टिकली। अब हेलो। हाँ जी, हाँ जी हेलो सर। सर, आवाज आ रही? जी जी। ये मेरे को इसमें परचेज का वाउचर डेट एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? देखो, जो फील्ड अवेलेबल है वो आप अवेलेबल से कर लो, नहीं तो एसक्यूएल क्वेरी डलवा के कर लो। अवेलेबल तो है लेकिन उसमें वाउचर डेट अवेलेबल है, अब उसमें लिखते हैं ना तो तारीख भी लिख के आ जाती है, वो बोलते ऐसे नहीं मंथ और ईयर चाहिए, तो 10 कोई तारीख बात आ नहीं, जाएगी, 15 एसक्यूएल तारीख। क्वेरी से करवा लेना वो। अगर उस तरह से आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में करना तो एसक्यूएल क्वेरी से करवा लेना, हो जाएगा। अभी ठीक। ये A4 साइज का ऑप्शन हो गया। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस रोल पे। कंटिन्यूअस रोल में एक फॉर्मेट हम बना के दिखा देते हैं। प्रेजेंटेशन में जैसे हमने बताया था, ये वाला स्टिकर्स है, एक लाइन में 2 स्टिकर्स हैं और कंटिन्यूअस रोल है 50/25। अगर इस पे हम देखें 25/50 कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर पे गए। सबसे पहले यहाँ पे जो कस्टम है उसको कस्टम ही रहने देना है, ये भी MM रहने दो। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस रोल करना है। कंटिन्यूअस रोल कर दिया। थर्मल प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ सेट करना है, तो थर्मल प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप डायरेक्ट सेट कर सकते हो। जो भी प्रिंटर रहेगा, अभी यहाँ पे कोई इंस्टॉल नहीं है। फिर यहाँ पे
टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है, आपको टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट मार्जिन इवन एक बार डाल भी सकते हो, टॉप मार्जिन की कोई जरूरत नहीं होती है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बारकोड प्रिंटर में गैप सेंसिंग की पावर होती है, वो खुद ही गैप सेंस करके प्रिंटिंग हमेशा ऊपर से ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे हाइट 25 हो गई, ये 50 हो गई, ये भी बाय डिफॉल्ट जो है वो मैच हो रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेबल इन वन रो जो दिया है 4, यहाँ पे हम 2 करते हैं और इसको आप अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा हम डालें। 20/50 ठीक है ना, 25 हाइट 25/50 ठीक है। अब इसको हम कॉन्फ़िगर लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे भी लेबल प्रिंटिंग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन का सब वही फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, खाली आपको जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट में डिफरेंसेस है खाली इस पेज पे ही डिफरेंस है, बाकी इंटरनल अंदर जाके कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो टोटल डिजाइन का ही पार्ट। एक तो यहाँ पे जो कस्टम है, यहाँ पे कस्टम लेना है, प्री डिफाइन तब लेना है जब आपके पास A4 शीट हो। जब भी आप कस्टम लेंगे तो यहाँ पे इंचेज और mm आएगा, फिर यहाँ पे कस्टम में भी आपको 2 ऑप्शन आएंगे, कट शीट या कंटिन्यूअस। बारकोड प्रिंटर है कंटिन्यूअस रोल वाला, तो आपको कंटिन्यूअस रोल लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेबल इन वन रो, जितने भी एक लाइन में लेबल होंगे वो डालने हैं। टॉप मार्जिन आपको लेफ्ट मार्जिन में कोई हाथ नहीं लगाना है, इसको 0 भी डाल के रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल यहाँ पे हाइट और विड्थ मेंटेन करनी डालनी है, और हाइट और विड्थ मेंटेन डालते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बारकोड का स्टिकर्स होता है वो उसके अकॉर्डिंग एक पेज काउंट होता है। जैसे A4 साइज का एक पेपर होता है ना, वैसे बारकोड का स्टिकर जो होता है बारकोड प्रिंटर के लिए सिर्फ एक पेज ही है, तो उसको पता है ऊपर कहाँ से प्रिंट करना है, क्योंकि उसको गैप सेंस हो जाता है। बस अपने को मेटल क्या क्या डालना है वो आपको सेट करना है, और थर्मल प्रिंटर पे प्रिंटिंग जल्दी सेट हो जाती है A4 साइज के स्टिकर के को देखते हुए, थर्मल पे जल्दी सेट होती है, बारकोड प्रिंटर पे जल्दी सेटिंग हो जाती है। थर्मल पे इसलिए सेट नहीं हो पाती, जो 1-1 mm डाउन आना आपको होता है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 2-4 पेज खराब करने पड़ते हैं। अब आज के इस में अब अगर इसी को कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक जगह पे राइट कर लो फिर दूसरी जगह से रीड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, ये सेव हो गया। दूसरी जगह से रीड करना है तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से आप उसको कॉल कर सकते हो, ब्राउज करके सिलेक्ट कर लोगे तो कॉपी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं बताता हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बारकोड लेबल हो गया, प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर, आइटम के मास्टर के हेल्प से आपको बारकोड प्रिंट करना है। प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर, आपको सेल्स और परचेज वाउचर से अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट बारकोड फ्रॉम करंट स्टॉक, आपके करंट स्टॉक जैसे कि सारे बारकोड नलीफाई हो गए, आपको फिर से प्रिंट करना है, स्टॉक वगैरह सब डला हुआ है, तो करंट स्टॉक में जितने भी आइटम्स होंगे उसके करंट स्टॉक की क्वांटिटी के हिसाब से बारकोड प्रिंट हो जाएगा। एक्सेल की शीट से बारकोड प्रिंट करना तो भी हो जाएगा। प्रिंट बारकोड BCN सीरियल नंबर बैच वाइज, अगर आपने इनेबल किया है उसके अकॉर्डिंग बारकोड भी डिफाइन किया है तो आप वहां से भी प्रिंट कर सकते हो। ऑटो जनरेट आइटम कोड, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, जब भी हमें ऑटोमेटिक एलाइस जनरेट करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं रहता, केवल जनरेट एलाइसिस पे क्लिक करना रहता है। और एक प्रिकॉशन का पार्ट ये रहता है कि आपको यहाँ पे कभी भी यस नहीं करना है,
ये हमेशा यहाँ पे ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, और जो बाय डिफॉल्ट रहेगा उसको वहीं पे छोड़ देना। गलती से किसी ने यस कर दिया और जनरेट एनालिसिस पे क्लिक कर दिया तो पूरे बारकोड बेकार हो जाएंगे, जो पहले से लगे हुए हैं कोई भी काम नहीं करेगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है अगर आप जनरेट एनालिसिस पे कभी जाते हैं तो। अब आज के सेमिनार में किसी को कोई क्वेरी है तो